हेलो नमस्कार भाई सभी साथियों को नमस्कार राधे राधे। बिल्कुल साथियों, आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं वह मॉडल पेपर नंबर 3 पर चर्चा करने वाले हैं। अपन जो है साथियों लगातार रूप से चर्चा करते आ रहे थे, लगातार रूप से चर्चा करते हुए आ रहे थे सीनियर सेकेंडरी लेवल अर्थात साथियों 10+2 लेवल की जो है अपन सीईटी के पेपरों की चर्चा करने वाले हैं। तो मैं पहले भी आपके सामने 2 पेपर जो है चर्चा कर चुका हूँ साथियों। लगातार रूप से अपन लगभग साथियों 20 से 25 पेपर आपके बीच में चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथियों तक इस मुहिम को पहुंचाएं और सेशन को आप शेयर कर दिया करें, है ना भाई। बिल्कुल ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए लगातार रूप से ये जो लेकर आ रहा हूं, तो आप कम से कम एक काम जरूर किया करें भाई, सभी साथी सेशन को शेयर जरूर किया करें। और शेयर करने के साथ में ये फायदा हो जाता है कि आप तो पढ़ ही पाते हो, साथ में अन्य बच्चों तक ये पहुंच जाए। क्योंकि देखो मैं नया चैनल बनाया साथियों, न्यू चैनल है, और इस न्यू चैनल के ऊपर देखो ज़्यादा बच्चों को ये पहुंच नहीं पाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचा पाओ, ठीक है ना। तो पहले अपन हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों अपना पहला प्रश्न। एक एक प्रश्न को मैं जूम कर देता हूं। बिल्कुल देखो क्या कह रहा है साथियों। पहला प्रश्न आपके बीच में क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि मध्य पाषाणकालीन अवशेष राजस्थान में कहां से मिले हैं। साथियों मध्य पाषाणकालीन अवशेष की बात करें, क्या बागोर सभ्यता, क्या तिलवाड़ा से, क्या गणेश्वर से, या ए व बी दोनों से बात कर रहे हैं। तो साथियों ध्यान रखना, बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर, इन दोनों स्थानों से साथियों क्या प्राप्त हुए, मध्य पाषाणकालीन जो मध्यकालीन अवशेष जो है ये आपके प्राप्त हुए। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर साथियों एक मैप दे रखा है और इस मैप में 3 स्थान लोकेट कर रखे हैं। 3 स्थान लोकेट कर रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप इन जिलों को सही से पहचान करने की कोशिश कीजिए साथियों, जिलों को सही से पहचान करने की कोशिश कीजिए। जिसमें देखो पहला जिला जो है साथियों, ये 1 नंबर वाला साथियों हनुमानगढ़ है। कौन सा मानगढ़ है, हनुमानगढ़ है, निश्चित रूप से हनुमानगढ़ है। और साथियों नंबर 2 वाला जो दिख रहा है ये सिक्कर लग रहा है। कौन सा है, सिक्कर है साथियों। कौन सा है, सिक्कर है। और साथियों यहाँ पर नंबर 3 की बात करें तो ये उदयपुर है। कौन सा, उदयपुर है साथियों, उदयपुर है। और यहाँ पर नंबर 4 की बात करें तो ये नंबर 4 साथियों ये भरतपुर है। कौन सा पुर है, ये भरतपुर है। तो अब आप इनके आधार पर सभ्यता स्थलों की खोज करना है कि कौन सा सभ्यता स्थल जो है कहाँ पर स्थित है। तो साथियों हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, अर्थात ऑप्शन जो 1 नंबर पे कालीबंगा आना चाहिए। 2 में है कालीबंगा, और 2 नंबर पर साथियों सिक्कर है, सिक्कर में गणेश्वर है। दो ऑप्शन सी और डी 2 जगह आ रहा है साथियों। और 3 नंबर पे आहड़ है, आहड़ उदयपुर में है। अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, फुल कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, अच्छे से आपको दिख पाए। साथियों प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस प्राचीन सभ्यता में ग्रीड पैटर्न के खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। ग्रीड पैटर्न साथियों, ग्रीड पद्धति अर्थात जाल पद्धति, यानी इस प्रकार से खेत को जोता गया, पहले उत्तर से दक्षिण फिर पूर्व से पश्चिम, इस प्रकार से जो जुते हुए खेत के साक्ष्य वो कहां से प्राप्त हुए। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, जुते हुए खेतों के साक्ष्य और दोहरी कृषि प्रणाली के जो साक्ष्य है, ये दोहरी कृषि प्रणाली के साक्ष्य साथियों कौन सी बंगा से, कालीबंगा से प्राप्त हुए। बिल्कुल साथियों कौन सी बंगा से प्राप्त हुए, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों कालीबंगा वह स्थान है, कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियां। साथियों 1952 ईस्वी में इसका खोज कार्य अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। और साथियों इसका उत्खनन का कार्य जो है वह आपकी बी लाल और बी के थापर के द्वारा किया गया था। साथियों कालीबंगा सभ्यता स्थल की मैं और चर्चा करूं तो यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, लकड़ी की नालियों के साथियों साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही साथियों और भी बात करूं तो यहाँ से शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण है वह यहाँ से प्राप्त हुए थे। बिल्कुल साथियों ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि मोहनोत नैणसी ने गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। यानी मोहनोत नैणसी भाई साहब जो है वह गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख करता है। गोहिल राजवंश जो है साथियों ये मेवाड़ में, साथियों गोहिल राजवंश ने कहाँ पर शासन किया, तो यह मेवाड़ में किया था। और आपको पता होगा गोहिल गुहादित्य या गोहिल की बात करें तो उन्होंने आपकी इस वंश की नींव डाली थी। तो यहाँ पर 24 शाखाओं का साथियों क्या करता है मोहनोत नैणसी जो है, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ रे प्रगनारी विगत जो पुस्तक है वहां पर साथियों इसका उल्लेख करता है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर।
पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मेवाड़ के किस शासक ने 13वीं सदी में नेपाल जाकर गोहिल वंश की स्थापना की। मेवाड़ के किस शासक ने 13वीं सदी में नेपाल जाकर गोहिल वंश की स्थापना की? क्या समर सिंह, क्या जयप्रताप, क्या करण सिंह, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको इस बात का भी अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। करण सिंह, करण सिंह जो भाई साहब है ये नेपाल जाते हैं और नेपाल जाकर साथियों क्या करते हैं, आपके गोहिल वंश की नींव डालते हैं। तो यह बिल्कुल ध्यान रखना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजस्थान में कहाँ के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते हैं? हिंदुआ सूरज के नाम से किन्हें जाना जाता है? उदयपुर, मारवाड़, जयपुर या शेखावाटी? तो ऑप्शन 6 नंबर प्रश्न की बात हो रही है। साथियों आपने गीत जरूर सुना होगा, हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन वो महाराणा प्रताप कटे। बिल्कुल, अगर आपने महाराणा प्रताप का वो गीत सुना है तो हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन, मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि आदि आपने कई नाम सुने हैं, तो आपको याद आ गया होगा साथियों उदयपुर। उदयपुर में एक लिंग जी, याद है ना? तो ऑप्शन ए साथियों आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक। साथियों ये रहा 7वां प्रश्न आपके बीच में, क्या कह रहा है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब को जजिया कर देने से मना किया? साथियों अगर मेवाड़ का कोई शासक है जिसने औरंगजेब का लगातार विरोध किया तो साथियों आपको याद होगी, अरे वो चारुमती। साथियों चारुमती याद है क्या? साथियों चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी जिसके साथ विवाह कर लिया साथियों, विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन भाई साहब राज सिंह, मेवाड़ का शासक राज सिंह भगा ले गया और छोरी को भगा कर क्या कर ली, शादी कर ली। ऐसा शासक साथियों राज सिंह था, मेवाड़ में राज सिंह था जिसने औरंगजेब की प्रत्येक नीति का क्या किया साथियों, विरोध किया। और राज सिंह ने जजिया कर का ही विरोध नहीं किया, चारुमती को भगा लाया। इसके साथ साथियों औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो, जितने भी हिंदू मंदिर थे उनमें मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया था। इस आदेश का भी आपके विरोध किया किसने, आपके राज सिंह भाई साहब ने विरोध किया। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या है कि मेवाड़ का कौन सा शासक बाप्पा नाम से भी जाना जाता है? साथियों बाप्पा के नाम से, यानी कि आपने नाम जरूर सुना होगा साथियों, बप्पा रावल। नाम सुना है क्या आपने? अरे नाम सुना होगा साथियों, बप्पा रावल। साथियों बप्पा रावल है, इसी को भाई साहब कहा जाता है काल भोज। कौन सा भोज कहा जाता है साथियों? काल भोज के नाम से जाना जाता है। चाहे तो आप काल भोज कह दो, चाहे बप्पा रावल कह दो। साथियों वह ऑप्शन डी में आपके दिख रहा है काल भोज। साथियों काल भोज या बप्पा रावल को ही चित्तौड़ का वास्तविक संस्थापक, या फिर मैं यूं कहूं कि चित्तौड़ पर सर्वप्रथम अधिकार करने का जो श्रेय जाता है वह आपके काल भोज को जाता है। साथियों एक प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति, ये जो रणकपुर प्रशस्ति है साथियों, यह बप्पा रावल व काल भोज दोनों को अलग अलग व्यक्ति मानती है, लेकिन वास्तविकता में ये एक ही है। ठीक है, आ जाओ ये रहा नेक्स्ट प्रश्न साथियों, क्या कह रहा है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक जो श्रेय है साथियों वह किसे दिया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को, दयानंद सरस्वती को, भोगीलाल पांड्या को, या विजय सिंह पथिक को? तो आप अच्छे से जानते होंगे इनके बारे में। जब भी बात आए साथियों राजस्थान में राजनीतिक चेतना का श्रेय, तो राजनीतिक चेतना के लिए जो कार्य किया राजस्थान में साथियों वे दयानंद सरस्वती। याद है दयानंद सरस्वती साथियों? कभी ये आपके कहाँ पर आए थे? अजीत भवन पैलेस। हाँ अरे याद है ना साथियों? हाँ आपके मारवाड़ में ये आए थे साथियों, और मारवाड़ में साथियों नन्ही जान आपको याद है क्या? अरे नन्ही जान ने साथियों क्या दे दिया? जहर दे दिया। बिल्कुल साथियों अच्छे से याद होगा। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हाँ कितनी देशी रियासतें थी? साथियों जब स्वतंत्रता प्राप्ति की बात हो रही है उस समय राजस्थान में एकीकरण, याद आपको याद होगा ना साथियों, एकीकरण मैं कई बार बताता हूं कि राजस्थान का एकीकरण साथियों कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ था। हाँ बिल्कुल 7 चरणों में हुआ था, और आपको याद होगा ये 7 चरणों में पहला चरण मत्स्य संघ था साथियों, मत्स्य संघ ABCD, याद है क्या? हाँ बिल्कुल। इस प्रकार अगर बात करें टोटल रियासतों की बात करें कि एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, तो साथियों 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। इसके अलावा साथियों 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश भी आपके यहाँ पर हुआ करता था। बिल्कुल ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि विद्या प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी, सर्व हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, और सद विद्या प्रचारिणी सभा 1920 में हुई थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1927 में हुई थी। तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना 1927 में नहीं हुई थी, बाकी तीनों सुमेलित है। ये ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, अर्थात उत्तर भी साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वह महिला जिन्होंने 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया। बताओ, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वह महिला जिन्होंने 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य, शांता त्रिवेणी, नारायणी देवी, किशोरी देवी। साथियों किशोरी देवी की बात आई तो आपको याद होना चाहिए कटराथल सम्मेलन। कटराथल सम्मेलन जिनके नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं ने साथियों क्या लिया था? भाग लिया था। लगभग 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी और जमींदारों के द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध में ये आपके धरना प्रदर्शन जो है कटरातल में किया गया था। आप अच्छे से इस बात के बारे में जानते होंगे, अच्छे से इस बात से रूबरू भी होंगे। लेकिन साथियों बात हो रही है मेवाड़ प्रजामंडल की, तो मेवाड़ प्रजामंडल में जब भी महिला की बात आए तो नारायणी देवी वर्मा करना है। उत्तर भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। क्या कह रहा है साथियों प्रश्न? बहुत ही प्यारा प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। साथियों एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ संप्रदाय दे रखा है। साथियों परशुराम सागर जो ग्रंथ है ये निम्बार्क संप्रदाय की बात हो रही है, क्योंकि साथियों निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद में है। याद है ना आपको? सलेमाबाद। और इस सलेमाबाद पीठ की स्थापना जो है परशुराम आचार्य परशुराम जी ने की थी, जो ठिकरी या सिकरी के निवासी हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, अन्य बेवाणी ग्रंथ राम सनई संप्रदाय का है। बिल्कुल एकदम बात सही है साथियों, एकदम बात सही है। बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म सागर साथियों चरणदास जी का है। ज्ञान सरोद साथियों ये दादू पंथ की बात हो रही है, जो कि नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना, ये नहीं है। निरंजनी संप्रदाय का ये आपका ग्रंथ है, तो दादू पंथ का नहीं है। दादू पंथ की दादू जी वाणी, दादू जी दोआ है, अरड़क वाणी, ये जो आपके अरड़ वाणी, अन्ना भाई वेणी, ये जो ग्रंथ है ये दादू पंथ के हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर है हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न। थोड़ा छोटा कर दूं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये रहा, एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं, एक तरफ तीर्थ स्थल दे रखा है। साथियों लोक देवताओं के स्थानों से संबंध आपको सुमेलित करना है। साथियों तेजाजी की बात करें नागौर। साथियों तेजाजी का धार्मिक मेले की बात करें साथियों, धार्मिक मेला जो होता है वह लगता है खड़नाड़ में लगता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन लगता है। जबकि साथियों ध्यान रखना इनका पशु मेला परबतसर में लगता है। दोनों स्थान कहाँ पर है साथियों? दोनों स्थान जो है आपके नागौर में पड़ता है। लेकिन साथियों तेजाजी के लिए बात करें, तेजाजी के लिए विशेष जिला कौन सा है? तो अजमेर जिला। साथियों अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता तेजाजी महाराज है, क्योंकि अजमेर के प्रत्येक गांव में साथियों तेजाजी का एक तेजा चौक बना हुआ है। बिल्कुल साथियों दूसरे बात कर रहे हैं यहाँ पर देव नारायण जी की। साथियों देव नारायण जी जो है आसिंद साथियों गोट दड़ावता स्थान की बात करें, गोट दड़ावता स्थान में आपकी ध्यान रखना मालेसर की डोंगरी। साथियों मालेसर की डोंगरी आपको याद होगा, वहां पर साथियों आसिंद तहसील भीलवाड़ा में आपके देव नारायण जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बिल्कुल साथियों अच्छे से पता होगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट बात हो रही है पाबूजी। साथियों पाबूजी कोलू मंड से आपके संबंध रखते हैं। बिल्कुल साथियों कोलू मंड में पाबूजी महाराज के बारे में अच्छे जानते होंगे। तो यहाँ पर तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव से, पांचोटा गांव साथियों जो है आपके जालोर में पड़ता है, जबकि कोलू मंड आपके जोधपुर में पड़ता है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। और इस प्रकार साथियों 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। ऑप्शन ए जो है साथियों आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही और सटीक सुमेलित आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। क्या कह रहा है? बिल्कुल साथियों प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है। साथियों गलत सुमेलित कौन सा है? आई माता बिलाड़ा गांव में, जोगनिया माता भीलवाड़ा में, देव बाबा नंगला जहाज में, आवड़ माता जोधपुर में। तो साथियों आपको सुमेलित करना है, गलत सुमेलित है। बताओ देखिए, आई माता साथियों बिलाड़ा गांव जोधपुर में है। बिल्कुल बिलाड़ा अजमेर में नहीं है साथियों, बिलाड़ा जोधपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बिलाड़ा गांव साथियों जिला जोधपुर में पड़ता है। ये बात पहली बात तो आप यहीं पे ध्यान रखना, ये जो है ना मिस प्रिंट है साथियों। यहाँ पर बिलाड़ा जो है, बिलाड़ा ठीक है लेकिन अजमेर नहीं है, बिलाड़ा जोधपुर में पड़ता है। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। जोगनिया माता भीलवाड़ा की बात हो रही है साथियों, देव बाबा नंगला जहाज की बात हो रही है, आवड़ माता जोधपुर। साथियों आवड़ माता जो है जोधपुर नहीं है, ये आपकी सुमेलित नहीं है, ये जैसलमेर होगा। ठीक है ना, थोड़ी सी यहाँ पर मिस प्रिंट जरूर है साथियों, मिस प्रिंट का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर अजमेर नहीं होकर आपका क्या होगा? जोधपुर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये आ गया साथियों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है।
पूछा जा रहा है। एक तरफ नृत्य एक दूसरी तरफ स्थान है साथियों। डांडिया नृत्य ब्यावर का पूछा जा रहा है, खारी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का, भैरव नृत्य भरतपुर का, चरकुला नृत्य मेवात का। अच्छा, अब आपको सुमेलित करना साथियों, सुमेलित करो, देखिए जल्दी से जल्दी सुमेलित करो, कौन कौन सुमेलित करके मुझे सही सही बता सकता है साथियों। डांडिया नृत्य जो है ना ये आपके मारवाड़ का है, कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ये बात तो कन्फर्म है। और अगर एक आपने सही सटीक कर दिया तो बाकी मिला हुआ ये। खारी नृत्य मेवात क्षेत्र का हो जाएगा साथियों, मेवात का हो जाएगा। भैरव नृत्य की बात करें, भैरव नृत्य आपके बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर का हो जाएगा। चरकुला नृत्य भरतपुर का हो जाएगा। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है साथियों, राजस्थान के प्रसिद्ध भरतहरि मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। राजा भरतहरि मेले का साथियों, भरतहरि की बात करें तो आपको याद होगा पिंगला साथियों, भरतहरि की पत्नी का नाम पिंगला। अरे भरतहरि के गुरु का नाम गोरखनाथ साथियों, कौन से नाथ, गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ से शिक्षा दीक्षा लेकर इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। उज्जैन मध्य प्रदेश के आपके भरतहरि जी जो है राजा हुआ करते थे साथियों, राजा हुआ करते थे और गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास धारण कर लिया था। और वर्तमान इनका जो संन्यास स्थल की बात करें तो वह आपके सरिस्का का पैलेस अलवर की बात करें, वहां पर इन्होंने संन्यास लिया था। अर्थात साथियों इनका प्रमुख जो मेला है वो भी कहां पर बढ़ता है, वह भी अलवर में बढ़ता है। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका यहां पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, मांडना के संबंध में सही कथन का चयन करें। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं के द्वारा घर आंगन में खड़िया मिट्टी से बनाए गए ज्यामितीय अलंकरण को मांडना कहते हैं। मांडने किसी प्रकार किसी विशेष अवसर पर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। मांडनों के प्रमुख विषय गणेश जी के चित्र, सूरज, चांद, प्रकाश, कलश आदि होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो साथियों 18वें में की बात करें तो यहाँ पर सभी कथन सही है। ऑप्शन डी आपका एकदम क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। साथियों विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है केवलादेव अभयारण्य, हवा महल जयपुर, जैसलमेर का किला, जयपुर प्रकोटा। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है विश्व धरोहर सूची में कौन सा शामिल नहीं है। साथियों हवा महल जिसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह करवाता है, बिल्कुल साथियों। जैसलमेर का किला जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास जो है जैसल भाटी करवाता है। जयपुर का प्रकोटा भी शामिल है साथियों, और देव अभ्यारण्य। अब बताओ देखिए कौन सा शामिल नहीं है। तो साथियों शामिल इसमें हवा महल नहीं है। हवा महल को अब तक शामिल नहीं किया गया है। केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना ये आपके भरतपुर में है, लेकिन हवा महल को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। साथियों सुमेलित करें हस्तकला का ये प्रश्न एक आपके सामने है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है दाबू प्रिंट सांगानेर का, यानी कि कपड़े को एक स्थान से दाब कर उसको प्रिंट करना। तो ये दाबू प्रिंट सांगानेर जयपुर का बताया जा रहा है। साथियों कसीदा करी जो है बाड़मेर जैसलमेर का बताया जा रहा है। टांकला दरी जो टांकला दरी, ये टांकला गांव साथियों पड़ता है, दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध नागौर में पड़ता है। जाजम छपाई चित्तौड़ गड्ढे बताया जा रहा है। तो साथियों दाबू प्रिंट जो है, दाबू प्रिंट आपके कहाँ का प्रसिद्ध नहीं है, ये सांगानेर का प्रसिद्ध नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ऑप्शन ए जी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बाकी आपका ठीक है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है, बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों कि कौन सा जिला कागजी बर्तन की उच्च गुणवत्ता के लिए विख्यात है। कागजी बर्तन के लिए साथियों कुल मिला के एक बात कर सकता हूं कि ये कागजी टेराकोटा की बात हो रही है साथियों, किसकी, कागजी टेराकोटा की बात हो रही है। और कुल मिलाकर साथियों कई बार ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि कागज पोट्री भी साथियों इसे कह देते हैं, कागज पोट्री के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। तो इसके लिए आपके कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो आप अच्छे से जानते हो इसके लिए। तो कौन सा साथियों स्थान साथियों पूछे तो अलवर है। कौन सा अलवर है, अलवर अगर ना हो ऑप्शन में तो साथियों सांगानेर जयपुर भी यहाँ पर ऑप्शन में होता, तो सांगानेर जयपुर भी आपका सही और सटीक आंसर हो जाता। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सती प्रथा को गैर कानूनी साथियों बूंदी ने, उदयपुर ने, कोटा ने, बीकानेर ने। चलो बताओ सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला जो स्थान है साथियों वह बूंदी रियासत है। बिल्कुल साथियों बूंदी रियासत की बात करें तो बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम आपके क्या किया, इसको गैर कानूनी घोषित किया था। साथियों टोंटी आभूषण पहना जाता है। टोंटी नामक जो आभूषण है साथियों ये आपकी महिला द्वारा कहाँ पर पहना जाता है, नाक में, कान में, कमर में या हाथ में। साथियों कमर में साथियों कंदोरा, कंदोरी हैं आपके जो होती है क्या बोलते हैं उसे, कणकावली, कणकत्ती, तगड़ी है, सटका, मेरवाला, सिनामा, हलम, जंजीर है, धाकड़ी, ये जो है ये आपके कहाँ पर पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। लेकिन साथियों कान में झेला, झोला, झमेला है, करण फूल, टोंटी फूल, याद है ना आपको।
हाँ बिल्कुल अच्छे से साथियों याद होगा। अर्थात साथियों यहाँ पर 23 में आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 23 नंबर प्रश्न में साथियों ऑप्शन बी जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नाक में साथियों नथ है, लटकन, बेसरी, लौंग है, हाँ चौंप, तो ये आपके हाथ में साथियों बलिया, गजरा, चूड़ी, मोकड़ी, ये आपके आभूषण जो हाथ के आभूषण हो जाते हैं। अर्थात साथियों ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि प्राचीन राजस्थानी भाषा का विकास किस काल में हुआ था। साथियों राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक विकास जो है वह किस काल में हुआ, यह आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो आप बताना साथियों 13वीं से 16वीं सदी के मध्य जो है ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर दे रखा है, इस काल में राजस्थानी भाषा का जो है सर्वाधिक विकास हुआ। साथियों बिल्कुल अच्छे से इस बात को ध्यान रखना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, हाँ 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बताओ राजस्थान के किस साहित्यकार ने कहानियों का बगीचा नामक ग्रंथ में लोक कथाओं का संग्रह तैयार किया था। कहानियों का बगीचा नामक जो ग्रंथ है वह उसमें जो लोक कथाओं का संग्रह जो है तैयार किया, ये किसने किया साथियों, कन्हैयालाल सेठिया भाई साहब जो सुजानगढ़ के थे, दुर्सा आढ़ा की बात करें, विजयदान देथा की बात करें या डॉक्टर सीताराम लालस की बात करें, तो साथियों अच्छे से आपको पता होना चाहिए विजयदान देथा की बात करें, विजयदान देथा और कोमल कोठारी साथियों आपको याद है क्या कौन सी संस्था की स्थापना की थी। विजयदान देथा के सहयोग से कोमल कोठारी ने 1960 में बोरुंदा जोधपुर, याद है आपको, हाँ बोरुंदा जोधपुर, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा साथियों। जल्दी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि बताओ कौन सी संस्था की स्थापना की थी, कौन सी संस्था की स्थापना की थी, बता देना। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि वर्तमान स्वरूप भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान स्वरूप भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपको ये प्रश्न भी नहीं पता है ना, फिर तो देखो लोचा है साहब, लोचा है। साथियों वर्तमान में 28 राज्य हैं। देखो साथियों 29 राज्य हुए थे। देखो आपको जो बताऊं, तेलंगाना जब नया राज्य बना था, तेलंगाना से पहले आपके भारत की बात करें उसमें भारत में 28 राज्य थे, लेकिन तेलंगाना बनते ही साथियों 29 राज्य हुए। लेकिन साथियों 29 में से एक वापस कम हो गया, कैसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है इसको राज्य का दर्जा जो है ये धारा 370 के तहत आपने क्या कर दिया, इसको राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। 2 केंद्र शासित बनते ही 7 आपके पहले ही थे, 2 और बन गए, अर्थात लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और 2 बनते ही साथियों 9 हो गए। लेकिन साथियों दादर नगर हवेली और आपके दमन और दीव को मिलाकर क्या बना दिया गया, वापस एक बना दिया गया। अर्थात साथियों वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी जो है आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों 27 नंबर प्रश्न फिर आपके बीच में हाजिर हुआ कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में नहीं है। साथियों 7 बहनों की बात करें उनमें शामिल नहीं है, बताओ कौन सा है। साथियों चिकन नेक जिसको आप कहते हो ना, कि भारत का जैसे मान लो ये वाला साथियों दक्षिण वाला मैप है और इसमें से साथियों ये वाला जो नेक है ना, ये जो सिक्किम की बात करें, ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश की बात, ये असम, ये वाला, ये जो राज्य है इसमें कौन सा शामिल जो है चिकन नेक में शामिल नहीं होता है, जिसमें 7 बहनों के नाम से नहीं जाना जाता है। उसके बारे में ध्यान रखना है कि बताओ 7वीं बहन जो है वह आपके इनमें शामिल नहीं है। हाँ बताओ, देखिए जल्दी बताओ साथियों, ध्यान रखना है इसमें पश्चिम बंगाल जो है, इस पश्चिम बंगाल को साथियों शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, चिकन नेक को पूरा काटता हुआ जाता है ऊपर तक, है ना, जाता है, लेकिन नहीं शामिल किया जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है, क्या कह रहा है कि बताओ सलाल और दुलहस्ती बांध किस नदी पर बने हुए हैं। रावी नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी। तो रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु। बताओ दुलहस्ती, सलाल और दुलहस्ती बांध किस नदी पर बने हुए हैं। तो आप अच्छे से ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इस बात को गांठ बांध कर याद रखना कि चिनाब नदी पर। साथियों कौन सी, चिनाब का साथियों प्राचीन नाम जो है अस्किनी था। क्या नाम था, अस्किनी जो है इसका पुराना नाम हुआ करता था। बिल्कुल साथियों ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न साथियों। थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर दिया इसलिए क्योंकि आपको दिखाई पूरा दे जाए, इसीलिए छोटा किया, ठीक है ना। बिल्कुल अब ध्यान दो, देखो इधर कि राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए। साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव, बांदीपुर बाघ अभयारण्य है, काजीरंगा हाथी अभयारण्य है, सुंदरवन एकल सिंह गेंडा अभयारण्य और सिमलीपाल जो है जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य है। तो आपको अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए साथियों कि यहाँ पर जो है मैं सम्मिलित करूँ, बांदीपुर जो है साथियों बांदीपुर बाघ अभयारण्य क्या है, बांदीपुर बाघ अभयारण्य। जबकि काजीरंगा साथियों, काजीरंगा जो है ना, काजीरंगा, ये काजीरंगा एक प्रकार का बाघ अभयारण्य नहीं है। और काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा साथियों क्या है, ये काजीरंगा एकल सींग वाले गेंडों के लिए असम में पड़ता है। सुंदरवन जो डेल्टा है साथियों, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है,
उसकी मैं बात करूं तो यह साथियों जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य और सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में जो पड़ते हैं वह आपके हाथी अभयारण्य। तो साथियों यहाँ पर इस प्रकार से बात करें तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में हमादा स्थलाकृति में बने बालू का स्तूप क्या कहलाता है। हमादा जो स्थलाकृति में बने बालू का स्तूप जो होते हैं, रेत के जो दौरे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें क्या कहते हैं, क्या बरखान कहते हैं, पैराबोलिक, तारा या अनुदैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना, इन्हें तारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी के नाम से इन्हें जाना जाता है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। इधर देखो क्या कह रहा है साथियों कि प्रोफेसर टिवार्थो के अनुसार राजस्थान के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में कौन सा कूट सही सम्मिलित नहीं है। एक मैप दे रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 स्थान दे रखा है साथियों, 4 स्थान दे रखा है ना। इनमें चारों स्थानों में साथियों एक तरफ तो ये पश्चिम वाला आ गया, ये मध्य में आ गया जोधपुर के बाद वाला, और ये दक्षिण में मेवाड़ वाला क्षेत्र आ गया, और ये पूर्वोत्तर राजस्थान का कुछ क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पर इन चारों स्थानों में कौन किस प्रकार का जलवायु प्रदेश है, जिसमें आपके BHW, BWH, AW, CAW है। तो ये वाला कुछ जो स्थान आपके लोकेट कर रखे हैं। तो साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना, आपके 1 नंबर में BWHW यानी पश्चिम वाले क्षेत्र में BWHW है। 2 नंबर में आपकी बात करें तो जोधपुर का BSH वाला क्षेत्र है, जबकि AW में बात करें तो आपके मेवाड़ के क्षेत्रों में, और CAW जो है आपको पूर्वोत्तर वाला राजस्थान में हो जाता है। अर्थात साथियों ऑप्शन डी आपके यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ। क्या कह रहा है कि भूरी दोमट मिट्टी मुख्यतः किस नदी बेसिन में पाई जाती है। साथियों भूरी दोमट मिट्टी जो है ये मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है। तो आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, भूरी दोमट मिट्टी की जब भी बात आए तो साथियों लूणी बेसिन करना। कौन सी बेसिन करोगे, लूणी बेसिन करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। साथियों ये रहा बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। साथियों क्या कह रहा है कि सांबर झील में नमक का प्रमुख स्रोत जो है ये कौन सा है। नदियों द्वारा बहकर लाए गए नमक के कण, झील के तल के नीचे नमकीन चट्टानों से नमक का घुलकर, केशाकर्षण पद्धति से झील में पानी में आना, ए व बी दोनों सत्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ए व बी दोनों क्या है, सत्य हैं। ऑप्शन सी आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों ये रहा एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों जो राज्य की प्रथम वन नीति लागू की गई थी ना, वह 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है, बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा एक और बहुत प्यारा प्रश्न कि राजस्थान राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। राजस्थान राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन जो है साथियों 2017 में, 2019 में, 2002 में या 2010 में। तो साथियों आप निश्चित रूप से ध्यान रखना, राजस्थान राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन जो है वह आपके कब किया गया था। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना साथियों 2019 में जो है आपके किया गया था, बिल्कुल 2019 में किया गया था। साथियों राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थापित की गई थी। तो राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग जो लैब है साथियों वह कहाँ स्थापित की गई। क्या बस्सी जयपुर में, क्या जगतपुरा जयपुर में, या मानसरोवर जयपुर में, या प्रतापपुरा जयपुर में। तो आप अच्छे से साथियों ध्यान रखना, आप बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल साथियों मानसरोवर जो जयपुर है यहाँ पर एडवांस मिल्क टेस्टिंग जो लैब है वह स्थापित की गई थी। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय। तो साथियों आप विशेष बात ध्यान देंगे, साथियों ध्यान रखना जो खनिज उत्पादन मूल्य की बात करें तो उसकी दृष्टि से राजस्थान का जो है दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला साथियों ग्रामीण लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर है। क्या राजसमंद है, क्या डूंगरपुर है, क्या पाली है, क्या प्रतापगढ़ है। तो साथियों राजस्थान का कौन सा जिला ग्रामीण लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, ग्रामीण लिंगानुपात में जो है साथियों पाली जो है, ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति 2007 किस वर्ष से बदली गई। राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति जो है 2007 किस वर्ष में बदली गई थी।
तो 2016 से, 2017 से, 15 या 14। तो साथियों आप इस बात को भी जानते होंगे अच्छे से, जहाँ तक आशा उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से जानते हैं। साथियों 2015 से जो है इसका आपकी क्या की बदली गई थी। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रासिया जनजाति प्रधान या मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? अलवर जिले में, जोधपुर जिले में, सिरोही जिले में या बारां जिले में? तो साथियों आप विशेष करके ध्यान रखना कि जो विशेष रूप से ग्रासिया जनजाति जो है वह आपकी सिरोही जिले में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है साथियों नेक्स्ट प्रश्न? बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही गजब का प्रश्न आया है। क्या कह रहा है कि संघीय सरकार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संघीय सरकार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, केंद्रीय सरकार राज्य को आदेश नहीं दे सकती, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है, वह केंद्रीय सरकार की जवाबदेही नहीं होती है। केवल 2 सत्य हैं, केवल 2 व 3 सत्य हैं, केवल 1 और 3 सत्य हैं, केवल 1 और 2 सत्य हैं। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर 2 और 3 सत्य हैं, ना कि 1 वाला सत्य है। यानी केंद्रीय सरकार जो है साथियों प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। बिल्कुल ये वाली बात यहाँ पर क्या नहीं है साथियों, सही नहीं है। बाकी आपकी दोनों की दोनों बात क्या है, सही है। बिल्कुल साथियों ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन की बात करें साथियों। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? साथियों 42वां संविधान संशोधन जो हुआ वह 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? क्या सो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समता या स्वतंत्रता? तो आप इस बात को विशेष करके ध्यान रख सकते हो साथियों कि यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है साथियों, इस प्यारे प्रश्न को आप ढंग से पढ़ें। क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 32 से संबंध नहीं रखता है? साथियों अनुच्छेद 32 से संबंध नहीं है। साथियों ये नागरिकों को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है, ये मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 32 के तहत देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय किसी रिट याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानूनों में के लागू होने पर भी लागू होती है, जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल साथियों पूछा जा रहा है किसका संबंध नहीं है, अनुच्छेद 32 से इस बात में किसका संबंध नहीं है? तो आप ध्यान रखना साथियों ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि बताओ नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा? नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा? केटी शाह ने, तेज बहादुर सप्रू ने या ग्रेनविल ऑस्टिन ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो आप अच्छे से इस बात को भी ध्यान रखना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप ग्रेनविल ऑस्टिन करना। बिल्कुल राज्य की आत्मा जो है नीति निर्देशक तत्वों किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका क्या होने वाला सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों एक और बहुत प्यारा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है साथियों, इधर देखो ध्यान दो इस प्रश्न के ऊपर, इस प्रश्न पर विशेष फोकस करना साथियों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4A में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? साथियों भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें एवं इससे हिंसा से क्या रहें, दूर रहें। तो ये साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ संविधान के भाग 4A में कौन सा मूल कर्तव्य वर्णित नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा साथियों? ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करें। तो ये सी वाला आपके वहां पर वर्णित नहीं है। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहे हैं साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो जूम कर दिया है मैंने, बिल्कुल साथियों बहुत अच्छे से आपको दिखा दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। साथियों मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं बैठक के लिए एजेंडा तैयार करता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में राज्य की ओर से भाग लेता है। केवल 1 व 2 सही है, केवल साथियों 2 व 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर जो है सारे के सारे कथन जो है साथियों ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन जो है ये क्या साथियों सत्य है।
क्या है, एकदम सत्य हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विधानसभा पदाधिकारियों का वेतन समान है? मुख्यमंत्री, स्पीकर, मुख्य सचेतक, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, डिप्टी सीएम या उप मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष और उप मंत्री। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह साथियों ऑप्शन बी यानी डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री जो है इनका जो है साथियों वेतन जो है सेम होने वाला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर में निहित होते हैं? जिले में शांति, सुरक्षा एवं एकता बनाए रखना, पुलिस थानों का निरीक्षण करना, हथियारों के लाइसेंस जारी करना, विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना। तो साथियों इनमें से जो कौन सा है वह दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर का कार्य निहित नहीं है, यानी जिला कलेक्टर का कार्य होता है। ये पूछा जा रहा है कि जिला कलेक्टर में निहित है कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर होने वाला है यह भी उपयुक्त सभी होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी जो है आपका 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, यानी सभी जो कार्य हैं ये आपके किसके होते हैं, कलेक्टर भाई साहब के होते हैं। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि 3 बार मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले व्यक्तियों का सही विकल्प कौन सा है? जो अब तक 3 बार साथियों मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं उनका सही क्रम कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी आप मुझे पता है कि बता सकते हो। साथियों हरिदेव जोशी हुए, भैरू सिंह शेखावत हुए और वर्तमान में गहलोत भाई साहब तो है ये। तो साथियों ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 कथन दे रखे हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है। राज्य की मंत्रिपरिषद उस राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो साथियों यहाँ पर उत्तर जो होने वाला है वह आपके एक कथन गलत है और दूसरा आपके क्या सही है, ऑप्शन डी आपका क्या होने वाला है, उत्तर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर है, बहुत ही प्यारा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6वें विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई थी। 14वें विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार किया गया था और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है। केवल 1 2 केवल 1 3 1 2 3। बताओ साथियों कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य कथन होने वाला है, कौन सा कथन सत्य होने वाला है? तो साथियों 1 और 2 सही होने वाला है, 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साथियों गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, सही और सटीक आंसर होगा। ये रहा एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि बताओ राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह बात भी आपको पता है कि कितना कर दिया है साथियों, आपके 50 कर दिया है। कितना कर दिया है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल कितना कर दिया है, 50 कर दिया है, 50 कर दिया है साथियों, 50 जो है कर दिया गया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, हाँ ये रहा नेक्स्ट प्रश्न साथियों। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ये एक संवैधानिक निकाय है, ये एक स्वतःशासी निकाय है। मुख्य सूचना आयुक्त में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। कुल मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा भी सकता है। तो साथियों 53 की बात करें तो यहाँ पर जो उत्तर होने वाला साथियों आपकी सी होने वाला है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है? तो मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री करता है, ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सी और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा साथियों। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा बहुत ही गजब प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहे हैं, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 में प्रारंभिक तौर पर कितने विभागों की सेवाओं को सम्मिलित किया गया? 17 विभाग, 23 विभाग, 15 विभाग, 19 विभाग। तो साथियों आप अच्छे से ध्यान रखें कि आपके 15 विभाग जो है इनको आपको क्या किया गया, शामिल किया गया था। 15 विभागों को शामिल किया गया, अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है साथियों, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम प्रदेश में कब से लागू हुआ? राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम प्रदेश में कब से लागू हुआ? 1 अगस्त 2010 से, 11
जुलाई 2011 से, 11 जुलाई 2013 से, 1 अगस्त 2012 से। तो साथियों आपको पता होना चाहिए ये जो है आपके 1 अगस्त 2012 को आपके क्या लागू हुआ। साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की मुख्य विशेषता कौन सी है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है मुख्य विशेषताएं जो है कौन कौन सी है। तो आप अच्छे से कोड को चयन कीजिए और कोड को चयन करके आप उत्तर कीजिए। साथियों प्रसूति सहायता, विवाह के लिए सहायता, श्रमिक पुत्र या पुत्री की छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता या पितृत्व अवकाश। तो साथियों आप अच्छे से मुझे बताएं कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की मुख्य विशेषता ये कौन कौन सी है। तो आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं साथियों कि आपके 1 2 3 4 5 जो है पांचों आपकी जो क्या है इसी की क्या है साथियों मुख्य विशेषताएं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मैं बात कर लूं साथियों, तो राजस्थान काश्तकारी जो अधिनियम है वह आपको 1955 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिको द्वारा एड्रो फूड पार्क की क्या स्थापना की गई है। बोरना, जोधपुर में, कोटा में, अलवर में, उदयपुर में। तो साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना, इस बात को गांठ बांध कर याद रखना कि ये उदयपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, उदयपुर में। ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम है भाई सभी साथियों का ऑप्शन डी सही होने वाला है। बिल्कुल साथियों ये रहा आपके बीच में एक और बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक तरफ है प्रारंभ वर्ष, मगरा विकास कार्यक्रम 2005 है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 है, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1986-87 है और मरु विकास कार्यक्रम जो है 1997-98। सुमेलित करना साथियों ABCD को आपको नंबर के आधार पर क्या कर ले आप सुमेलित कर ले। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो है 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार जो है ऑप्शन ए ऑलरेडी क्या है साथियों, ऑप्शन ए ऑलरेडी क्या है सुमेलित हो रखा है। अर्थात साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका क्या होने वाला, उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ये रहा एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित होते हैं। NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, CSO को परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, योजना आयोग के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, NSSO के परिवारों की आय के सर्वे पर। तो बताओ साथियों बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान आधारित होता है, किस पर आधारित होता है साथियों आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय पर सर्वे पर आपकी क्या किया जाता है, इनका हाँ बिल्कुल इनका अनुमान जो है लगाया जा सकता है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन की बात करूं साथियों, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष क्या है। तो ये बात भी आप अच्छे से गांठ बांध कर याद रखें कि इसका आधार वर्ष जो है 2011-12 है। साथियों राजस्थान में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर उद्योगों का GSVA में योगदान कितना रहेगा, 12.80%, 18.20%, 16.11%, 24.67%। तो साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका 24.7%, ये आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल जो पायलट प्लांट अवस्थित है। जेट्रोपा पर आधारित जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो क्या झामर कोटड़ा उदयपुर में, बिठल देव बांसवाड़ा में, कोलायत बीकानेर में, बेरी अजमेर की बात हो रही है। तो साथियों आप अच्छे से इस बात का विशेष रूप से आप गौर करें और उत्तर देवें। तो साथियों मैं आपको बता दूं झामर कोटड़ा जो है ये उदयपुर में जो है, यहाँ पर आपके जेट्रोपा आधारित जो है बायोडीजल जो है इसका पायलट स्थापित किया जा चुका है। साथियों नेक्स्ट है कि आयातकों एवं निर्यातकों के लिए शुष्क बंदरगाह डिपो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। साथियों आयातकों एवं निर्यातकों के लिए शुष्क बंदरगाह डिपो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बताओ रिको द्वारा, राजसिको द्वारा, RCF द्वारा, RSHDC द्वारा। तो साथियों 64 में आपका जो उत्तर होने वाला है साथियों ऑप्शन बी राजसिको द्वारा आपके उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा भाई। तो ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न साथियों ये रहा आपका एक बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि टायर ट्यूब कारखाना अलवर में, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, मोदी एल्कलीज एंड केमिकल भिलवाड़ा में, लिबर्टी फास्फेट लिमिटेड कोटा में है। तो बताओ कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है, आप फटाफट मुझे उत्तर बताओ देंगे।
साथियों ध्यान देना, यहाँ पर जो लिबर्टी फास्फेट लिमिटेड है ये कोटा में नहीं, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि आपनो योजना, अपनी योजना अपनो विकास है खालिस्तान है, क्या है बताओ। तो सड़क निर्माण योजना है, ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशिष्ट मार्गदर्शिका है, रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण विकास योजना है, राज्य में पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए योजना है। तो आप अच्छे से जानते हो साथियों, अच्छे से जानते हो यह एक प्रकार की क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के लिए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि अनुप्रति योजना, साथियों अनुप्रति योजना जो है, हाँ अनुप्रति योजना जो है, ये अनुप्रति योजना 4 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो अनुसूचित जातियों के लिए, जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहित योजना है जब वे सरकारी चिकित्सा, मेडिकल और अभियांत्रिक इंजीनियरिंग महाविद्यालयों कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना है। राजस्थान लोक सेवा परीक्षा द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षा के संबंध में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना है। तो आप अच्छे से साथियों, अच्छे से, बहुत अच्छे से आप इस बात को जानते होंगे कि यह एक प्रकार से साथियों क्या है, तो ये हाँ बताओ देंगे यह एक प्रकार से किस प्रकार की योजना है। तो आप अच्छे से जानते होंगे साथियों कि यह एक प्रकार की यहाँ पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए तो ये आपकी क्या है, योजना है। साथियों नेक्स्ट देखो, 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत जो है की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है। तो यह साथियों आप अच्छे से जानते होंगे कि आर्थिक सहायता जो है यह आपकी कितनी है, प्रति छात्रा 1500 रुपये प्रति वर्ष है। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर कि राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम की बात करिए, हाँ RECL से संबंधित है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, सोलर रूफटॉप पावर जनरेशन स्कीम, सोलर सिटी कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर जो है 69 में आपका उत्तर जो होने वाला है उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन डी आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो ये बात भी आप अच्छे से जान रहे होंगे साथियों, ये बात भी आप अच्छे से जान रहे होंगे कब प्रारंभ की गई थी। तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो साथियों, 18 दिसंबर 2019 को आपकी प्रारंभ की गई, ऑप्शन सी आपके यहाँ पर सत्य होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है कि फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर आवश्यक पदार्थ होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर थायोसल्फेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो भी आप अच्छे से जानते हो साथियों, यहाँ पर जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये आपके फोटोग्राफिक प्लेट एवं फिल्म पर आवश्यक पदार्थ होता है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट है सम्मिलित करना आपको, हाँ सम्मिलित करना साथियों, सम्मिलित कीजिए। तो नेक्स्ट इनके जो ऑप्शन है वो आगे दिखा दूंगा, पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 121, सोडियम 24, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, रक्त व्यतिक्रम, ट्यूमर, कैंसर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, बिल्कुल आपका उत्तर जो है आप आगे इसको सम्मिलित कर लेना। यहाँ पर देखो मैं आपको उत्तर बता दूं, सम्मिलित करके साथियों, बिल्कुल सम्मिलित करने के बाद आपका यहाँ पर जो उत्तर है साथियों वह 72 में सी आपका उत्तर होने वाला है, 3 4 1 2 जो है आपका उत्तर होने वाला है। बिल्कुल आप अच्छे से क्या कर लेना, सम्मिलित करें लेना। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, स्टील में कितना कार्बन होता है। साथियों स्टील जो होता है, स्टील इसमें कितना कार्बन होता है। तो 0 से 0.1 से लेकर 2% तक, 7 से 10% तक, 10 से 15 या 0%। तो आप अच्छे से ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर 0.1 से लेकर 2% जो आपका कार्बन होता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा कि मनुष्य के गले व मुंह में छाले का प्रमुख कारक कवक कौन सा होता है। छाले के लिए कौन सा प्रमुख जो कवक है वह होता है साथियों। तो यहाँ पर 74 में जो आपको उत्तर होने वाला है साथियों एस्पेलिड्सोनाइजर है, यह आपके कवक जो है आपका इसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक। साथियों डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या में कमी के कारण होता है, प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं में या प्लेटलेट्स में। तो डेंगू जब भी होता है साथियों आप अच्छे से जानते होंगे कि प्लेटलेट्स जो आपकी डाउन हो जाती है, अर्थात ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, बिल्कुल बहुत प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, जब आप 1 ग्राम तांबे कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है। स्वचालितीकरण, ऑटोमाइजेशन, समुद्र तल जल से नमक को दूर करना, डिसैलिनिजेशन और उपचयन ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण यानी जलकर कोयला हो जाना। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह बिल्कुल उपचयन जो है ऑक्सीकरण यानी कि सी आपका उत्तर सही और सटीक होने वाला है।
ये रहा साथियों नेक्स्ट है कि हजामत का शीशा कौन सा है। हजामत का शीशा कौन सा है? कॉन्वेक्स उत्तल है, कॉन्क्लेव अवतल है, प्लेन समतल है, पैराबोलिक परवलयी है। तो साथियों यहाँ पर हजामत का शीशा कौन सा है? तो 77 में आपका जो उत्तर होने वाला साथियों कॉन्क्लेव जो है अवतल यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर होने वाला है। साथियों ये नाइलॉन का निर्माण होता है, नाइलॉन का निर्माण होता है सेलुलोज से, एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामिथिलीन डाई एमीन से, इथिलीन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है बिल्कुल साथियों यहाँ पर एपिडीन एडिपिक जो है एडिपिक अम्ल जो है यहाँ से बिल्कुल आपका ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों मोटर कार के हेडलाइट के रूप में निम्न में से किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है? तो मोटर कार की जो हेडलाइट है वहां पर साथियों किस प्रकार का दर्पण होता है? तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, बहुत ही प्यारा। ऐसा कंप्यूटर जो कि भौतिक राशियों तथा ताप, दाब, वोल्टेज आदि को मापकर अपना कार्य करता है तथा वैज्ञानिक कार्यों में उपयोगी है, क्या कहलाता है? तो ऐसा कंप्यूटर जो है साथियों यही क्या कहलाता है? ये अनुरूप कंप्यूटर कहलाता है। साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेत्रदान में दाता की आंखों के किस भाग को प्रतिरूपित किया जाता है? यानी जब नेत्रदान किया जाता है उस समय जो दान देने वाला होता है उसकी आंखों के किस भाग को प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया को, लेंस को, रेटिना को, पूरी आंख को? तो साथियों आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो कि कॉर्निया वाला जो भाग है उसको आपको क्या किया जाता है? अधिरोपित किया जाता है। किस जीवाणु द्वारा डिब्बाबंद खाद्य में विषाक्त एवं गैस एक साथ उत्पन्न होती है? हाँ, साल्मोनेला टाइफोसा या क्लाइस्ट्रीडियम बोटुलिनम की बात करें, सिलेगुला बॉइड की बात करें, एस्चेरिया कोलाई की बात करें, तो आप साथियों बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि आपके जो है एस्चेरिया कोलाई की बात करें तो यह आपका यहाँ पर क्या करने वाला है? हाँ, एक साथ आपके गैस की जो है विषाक्तता एवं गैस एक साथ ही आपके उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि सुपर पोटैटो भारत द्वारा तैयार किया गया एक अधीन प्रोटीन युक्त आलू है जिसमें निम्न में से किसका जीन आलू में स्थानांतरित किया गया है? तो आप अच्छे से जानते होंगे साथियों, यही बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे कि रामदाना ग्रेन एमरेंथेस का जो है आपके अधिरोपण जो है स्थानांतरण इसमें किया गया। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, बिल्कुल बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न आपके बीच में आया है कि कृत्रिम उपग्रह विषयक निम्नलिखित प्रतिबंधों को देखिए। यह ऐसी कक्षा में घूमना चाहिए जो भूमध्य रेखीय तल को समकेंद्रित और समतलीय हो। यह पृथ्वी से 3600 लगभग किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। पृथ्वी के चतुर्दिक इसका परिक्रमण जो है काल है 24 घंटे होना चाहिए। और कृत्रिम उपग्रह को कौन से प्रतिबंध पूरे करने चाहिए ताकि यह भू स्तर उपग्रह बन जाए? 1 2 1 2 3 2 3 1 3। तो साथियों यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए 84 की जब बात हो रही है तो 84 नंबर में साथियों ऑप्शन डी जो है 1 और 3 यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल आपके डी ऑप्शन एकदम सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि निम्न को सुमेलित कीजिए। साथियों प्रोजेस्टेरोन की बात हो रही है, मेलेटोनिन की बात हो रही है, आपत्ति या अंतःस्रावी ग्रंथि या वेसोप्रेसिन की बात हो रही है। तो यहाँ पर सुमेलित करना आपको बिल्कुल साथियों बिल्कुल सुमेलित करना है। तो साथियों यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये आपकी पीनियल बॉडी, बिल्कुल यहाँ पर पीनियल बॉडी होने वाला है। साथियों पीनियल बॉडी यहाँ पर होने वाला है। और बिल्कुल आपसे पूछा जाए, सॉरी क्या कर दिया मैंने साथियों, प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो यह आपके स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण जो है उत्पन्न करने वाले प्रोजेस्टेरोन जो है ये हार्मोन आपके काम करने वाला है। साथ में मिलेटोनिन जो है ये पीनियल बॉडी काम करने वाला है। और आपके आपाती अंतःस्रावी एड्रिनल ग्रंथि है। और वेसोप्रेसिन की बात करें जल का पुनः शोषण यानी अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों एकाएक उजाले से अंधेरे में जाने पर कुछ समय तक बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है साथियों? एकाएक अपन मान लो उजाले से अंधेरे में जाए या फिर अंधेरे से जब भी अपन मतलब उजाले से अचानक अंधेरा यानी अचानक लाइट जाती है तो अपन कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बाल बिल्कुल हल्का हल्का दिखने भी लग जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो आप अच्छे से जानते हो साथियों, अंधेरे में स्कोटिप्सिन व रेटिनिन मिलकर रोडोपिसिन बना देते हैं और इस क्रिया में कुछ समय लगता है सर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों शहद में पानी की मात्रा लगभग 17% होती है तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? शहद में 17% पानी होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वह कितना होता है? तो आप जानते हो साथियों कार्बोहाइड्रेट लगभग 78% जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि पुनेट स्क्वायर में क्रॉस डबल AABB एंड AABB के साथ कितने AABB जीनोटाइप बनेंगे? तो ये आपका साइंस का प्रश्न है साथियों। इक्वेशन जो है ज़्यादा मैं साइंस मेरा हिस्ट्री कल्चर सब्जेक्ट रहता है मेनली, लेकिन मैं आपको पूरा मॉडल पेपर करा रहा हूँ। मुझे इसका इक्वेशन तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका उत्तर जो होने वाला है साथियों 88 में जो है ऑप्शन सी जो है आपका बी 2 आपके जो है बनने वाले हैं। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल ये रहा साथियों
किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो रूबेला वायरस के कारण, हार्पिस जोस्टर वायरस के कारण, रेबीज के कारण या वेरिकोला वायरस के कारण। तो चेचक साथियों आप अच्छे से जानते हो, चेचक के लिए जो है हार्पिस जोस्टर वायरस जो है ये आपके प्रमुख रूप से कार्य करता है। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक होने वाला है। साथियों ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो इसमें सर्वाधिक जो साथियों गैस होती है वे आप जानते हो पानी का जो वाष्प है ये आपकी भाग लेती है। साथियों ऑप्शन ए जो है आपका भाग एकदम सही और सटीक होने वाला है। साथियों माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो माइग्रेन जो है साथियों इसके इलाज के लिए जो है आपकी जिस दवा का उपयोग किया जाता है वह है साथियों सुमेट्रिप्टिन की बात करें, सुमेट्रिप्टिन जो है ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, ये रहा गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन का विषय होता है मापतोल की विधियों का अध्ययन, भौगोलिक हलचलों का जानवरों पर असर का अध्ययन, प्रतिरक्षात्मक शक्तिवर्धन दवाओं का अध्ययन, वृद्धावस्था तथा उनसे जनित रोगों का अध्ययन। तो साथियों आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि वृद्धावस्था तथा उनसे जनित रोगों का जो अध्ययन है इसमें आपको किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों ये रहा आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना साथियों यूरेनियम भेग की धातु, प्लूटोनियम जीवन रक्षक धातु, रेडियम फिक्स सिल्वर, पारा आशा की धातु। तो आपको इनको सम्मिलित करना साथियों 93 में बिल्कुल आपको सम्मिलित करना है। तो साथियों यहाँ पर देखो यूरेनियम जो है ये आशा की धातु बताया जाता है, यूरेनियम को आशा की धातु बताया जाता है, प्लेटिनियम को भेग की धातु बताया जाता है, रेडियम जो है इसे साथियों आपके जीवन रक्षक धातु और पारा को क्विक सिल्वर के नाम से। अर्थात साथियों 4 1 2 3 ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि प्रारंभ में कंप्यूटर की सरल भाषा सीखने वालों के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? बेसिक, फोर्ट्रॉन, एडा, इप्स। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कंप्यूटर की भाषा में साथियों फोर्ट्रॉन की बात करें तो ये ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों निम्न विटामिन व ये प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न साथियों, विटामिन का निम्न विटामिनों व उनकी कमी से होने वाले रोगों का सुमेलित कीजिए। थाइमिन, पेलाग्रा, नियासिन, बेरीबेरी, कोबालमिन, अरक्तता, कैल्सीफेरोल, रिकेटस। तो साथियों 95 की जब भी बात हो रही है 95 में तो साथियों यहाँ पर देखो थाइमिन की वजह से बेरी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बेरी हो जाता है। नियासिन, पेलाग्रा, नियासिन की वजह से पेलाग्रा, और ये आपके पहले से सुमेलित है। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका एकदम क्या होने वाला सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों आप 110 तक आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, तो आप एक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बिल्कुल आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आपको पूरा आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन वहां पर करवाया हुआ मिलेगा। पूरा हर एक प्रश्न का विस्तृत वाक्य के साथ आपके सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि मैं लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा, और आपको पीडीएफ भी वहां पर मिले जाएगी। तो वह आप अच्छे से क्या कर लेना, वहाँ से सॉल्यूशन कर लेना और अपने उत्तर और अपनी पत्रता को आप रख लेना। साथियों नेक्स्ट है हिंदी दिवरात्र का संधि विच्छेद क्या है? दिवरात्र दिवा प्लस रात्र, दिवा प्लस रात्रि, दिव प्लस आरात्र, दिन प्लस रात। तो साथियों दिवारात्र का संधि विच्छेद है, दिवारात्र का संधि विच्छेद साथियों आपके दिवा प्लस रात्रि। साथियों ऑप्शन बी जो है आपका होने वाला यहाँ पर सही और सटीक आंसर। जो जानने को उत्सुक है के लिए एक शब्द, जो जानने के लिए उत्सुक है उसके लिए साथियों एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो साथियों वह जिज्ञासु होता है। क्या होता है? जिज्ञासु होता है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। डेमोक्रेसी से साथियों क्या आती है? डेमोक्रेसी लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, तानाशाही। तो डेमोक्रेसी शब्द का साथियों आपके लोकतंत्र से तात्पर्य है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों स्वजन जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो ये आप अच्छे से जानते होंगे साथियों। इसका अर्थ पूछा जा रहा है, ये दूसरे वाला जो है इसका अर्थ पूछा जा रहा है। इसका अर्थ पूछा जाए तो आप अच्छे से बता देना साथियों। क्या बता देना? कुत्ता जो है ये आपका इसका उत्तर होता है। बिल्कुल साथियों कुत्ता इसका उत्तर होता है। साथियों सीमा अपने बेटे को अंसाती है, इसमें क्रियापद को क्या कहा जाएगा? क्रियापद जो है उसको क्या कहा जाएगा? सीमा अपने बेटे को अंसाती है, इसमें क्रियापद जो है इसको क्या कहा जाएगा? तो क्रियापद को जो है साथियों यहाँ पर सकर्मक क्रिया कहा जाएगा, क्योंकि कर्म कर रही है ना, बेटे को अंसा रही है। साथियों निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? डाकुओं को कुत्ते के सामने घसीटा गया, अपने अपने घरों में आ जाना, विदेशियों ने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किया, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो है कोई सा भी वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, कोई सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? चिरंतन शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। देवता, निश्वर, भगवान, ईश्वर। तो यहाँ पर चिरंतन शब्द का जब भी शाब्दिक आपके पूछा जाए विलोम शब्द तो साथियों नश्वर बता देना। साथियों क्या बता देना? नश्वर। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। निम्न में से कौन सा शब्द गेह का पर्यायवाची शब्द है? गेह का पर्यायवाची शब्द है, बताओ कौन सा है? विहग, वसन, विपट, आवास।
तो गृह के लिए साथियों पर्यायवाची शब्द की बात हो रही है, तो यहाँ पर आवास जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों खेती पाती बिनती और घोड़े की तंग अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग होय संग, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी भी दूसरे पर अपने काम के लिए भरोसा मत करो, चाहे लाखों लोग शत्रु हो फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अन्य लोगों की सहायता की अपेक्षा करके अपना काम स्वयं संपन्न करो, अपना काम स्वयं करो। बताओ इस लोकोक्ति का यानी कि खेती पाती बिनती और घोड़े की तंग, तो साथियों अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग होय संग, यानी कि खेती पाती बिनती और घोड़े की तंग अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग हो संग। इस लोकोक्ति का अर्थ साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अपना काम स्वयं करो, यह इसका क्या होने वाला अर्थ होने वाला, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक। साथियों ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है साथियों? बिल्कुल आप ध्यान रखना, उन्हें अर्ध सरकारी पत्र, यानी ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। अब अंग्रेजी के प्रश्न आए साथियों, मैं आपको सीधा सीधा उत्तर लगवाऊंगा क्योंकि अंग्रेजी अपने बस की बात है नहीं। तो साथियों चूज द करेक्ट टेंस आपसे पूछा जा रहा है। जी स्प्लेंडेड इट यस्टरडे की बात करें तो साथियों यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस होने वाला है। हाँ बिल्कुल सिंपल पास्ट टेंस होने वाला है साथियों। अंग्रेजी जो है इसमें आप सीधे सीधे क्या करना, मैं आपको आंसर की डाल रहा हूँ, आप आंसर की से आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधे सीधे कंप्यूटर वाले प्रश्नों के साथ उत्तर लगवा देता हूँ, है ना, बिल्कुल उत्तर लगवा देता हूँ। कंप्यूटर से जुड़ने वाले मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस क्या कहलाते साथियों? प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर से जुड़ने वाले मॉनिटर और प्रिंटर जैसे यानी आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, सिस्टम डिवाइस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, क्या होते हैं? तो साथियों ये आप ध्यान रखना, ये पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों ये रहा आपका आपके सामने 132 नंबर का प्रश्न, ये रहा हाजिर कि निम्न में से कौन सा उप प्रोग्राम्स का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रोम में संग्रहित होते हैं? हार्डवेयर, प्रोग्राम, एफर्ट्स, पेरिफेरल, फ्रेमवेयर। तो साथियों 132 में आपके यहाँ पर फ्रेमवेयर होने वाला है, ऑप्शन सी एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। सिस्टम कन्वर्जन में रनिंग द ओल्ड और खालिस्तान शामिल होते हैं, रनिंग द ओल्ड और खालिस्तान शामिल होते हैं। पायलट कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन, पैरेलल कन्वर्जन, कन्वर्जेंट कन्वर्जन। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है, बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान देना कि यहाँ पर जो उत्तर होने वाला साथियों आपकी पैरेलल कन्वर्जन जो है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट से सीधे जोड़ा जाने वाला स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? तो सीधा आपसे जोड़ा जाने वाला जो स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर अच्छे से आप ध्यान रखना कि सीधा जो आपके यानी कि सीधा जोड़ा जाने वाला स्टोरेज डिवाइस जो है वे रैम, डीवीडी, फ्लॉपी या फ्लैश ड्राइव, इनमें से कौन सा होता है? तो आप ध्यान रखना साथियों फ्लैश ड्राइव जो है वह आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, किसी कंप्यूटिंग कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर निम्न में से किन 4 आधारभूत कार्यों के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है तो ये आप इसका बारे में सीधे सीधा आप ध्यान रखना, सीधे सीधे ध्यान रखना साथियों। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज तथा आउटपुट जो है ये आपके प्रोसेस जो है कंप्यूटर आपके करता है, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होगा। साथियों निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप मान्य नहीं है, यानी इनमें से कंप्यूटर की रिलेशनशिप है, इनमें से कौन सी रिलेशनशिप जो है मान्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है 136 में। तो साथियों 136 नंबर प्रश्न का आप उत्तर ध्यान रखना है कि जो 010n जो है ये वाले रिलेशनशिप जो कंप्यूटर मान्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी जो है आपकी एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। निम्न में से कौन व्यक्ति जानकारी प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? साथियों जानकारी प्रबंधन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आप इनमें से साथियों बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान रखना, जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है वह आपके व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में कंप्यूटर में जाना जाता है। तो बिल्कुल साथियों नेक्स्ट ए आपका उत्तर हो चुका है। वहाँ पर मान लीजिए सी ड्राइव का नाम फोल्डर है, ड्राइव सी पर उच्च स्तरीय फोल्डर है, फोल्डर 2 फोल्डर 1 सब फोल्डर है, तो फोल्डर 2 में उपस्थित फाइल test.jpg के लिए मान्य फाइल पथ कौन सा होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी किस प्रकार से इसको खोला जाएगा। तो आप ध्यान रखना साथियों कौन सी प्रोसेस आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पर आप सी फोल्डर 2 test.jpg ये आप फॉलो करोगे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या अक्सर क्या कहा जाता है, यानी कॉपी करने की जो प्रक्रिया साथी उस कॉपी करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? तो कॉपी करने की प्रक्रिया को आप अच्छे से ध्यान रखना, आपसे जब भी पूछा जाए कि कॉपी करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? स्टोरिंग, बर्निंग, पेस्टिंग, कटिंग। तो साथियों ध्यान रखना बर्निंग कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर
पीडीए और स्मार्टफोन सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है? जल्दी बताओ। नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों बिल्कुल आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर एम्बेडेड जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, साथियों अब करंट के प्रश्न आ चुके हैं आपके बीच में कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल 182 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर 156 सीटों पर जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर क्या की, जीत दर्ज की है, क्योंकि मोदी जी का गढ़ है साथियों, कौन सा, गुजरात। ठीक है ना। नेक्स्ट है साथियों, नासा द्वारा अपने आर्टेमिस 1 मिशन के तहत किस स्पेसशिप को SLS रॉकेट द्वारा 16 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो आप अच्छे से ध्यान रखना साथियों, ओरियन स्पेसिस, मेंटेन स्पेसिस की बात हो रही है, मेजेसेक स्पेसिस की बात हो रही है, यरिका स्पेसशिप की बात हो रही है। तो ये आप ध्यान रखो साथियों, ओरियन स्पेसशिप जो है इसकी बात हो रही है। बिल्कुल साथियों 143 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा बहुत प्यारा प्रश्न है। माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड वर्ष 2022 में 3 अक्टूबर को मनाए गए इस दिवस की थीम क्या है? इस दिवस की थीम क्या है? विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व पर्यावरण, यानी कि किस दिवस की ये थीम है? यानी कि माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ये आपके 3 अक्टूबर को एक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को? आप मुझे ये बता दो तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसके बारे में आपकी बात की जा रही है। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया है? तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया है? 49वें, 50वें, 51वें, 52वें? तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना, 50वें नंबर के। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि सितंबर 2022 में संपन्न अमेरिकी ओपन 2022 में विजेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? महिला एकल में इगा स्वातेक, पुरुष युगल में आपकी क्रिस्टियन फिलिपेंकेंस व वेस्ली कुलहोप, महिला युगल में कैटरीना सीनियाकोवा व बारा बोरा क्रेजिस्कोवा, और मिश्रित युगल में स्ट्रोम सैंडर्स और जॉन पियर्स की बात करें तो इसमें कौन सा युगल सुमेलित नहीं है? तो साथियों आपकी बी ऑप्शन जो है ये आपके सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी जो है आपके सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल बी आप ध्यान रखें, है ना। साथियों केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत का नया अटॉर्नी जनरल 28 दिसंबर 2022 को नियुक्त किया है। हरीश सोलवे को, मुकुल रोहतगी को, CS वैद्यनाथ को, R वेंकट रमणी को। तो आप मुझे इसका उत्तर बताएं। बिल्कुल साथियों इसका उत्तर R वेंकट रमणी होगा, ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा 147 नंबर प्रश्न कि जून 2022 में की गई नियुक्तियों के संबंध में असंगत युग्म का चयन कीजिए। रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष जो है भारतीय प्रेस परिषद की, BS पाटिल लोकायुक्त कर्नाटक के, मयंक कुमार अग्रवाल CEO प्रसार भारती के, जुल्फिकार हसन जो है महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के। तो साथियों इनमें से जो है कौन सा असंगत युग्म है? असंगत युग्म की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर जो जुल्फिकार हसन जो है ये महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, ये आपके क्या है? असंगत युग्म है, ये आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सितंबर 2022 में दी गई स्वीकृति के बाद मनरेगा योजना के अंदर नियोजित मेटों की मजदूरी दर प्रति दिवस कितनी हो गई है? अब प्रति दिवस जो मेट है मनरेगा में, साथियों नरेगा में जो रोजगार करते हैं उसमें जो मेट होता है उसकी पर डे की जो सैलरी वो कितनी होने वाली है? तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना 240 रुपये प्रति दिवस होने वाली है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिला प्रशासन को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार 3 दिसंबर 2022 को प्रदान किया गया? दौसा, पाली, प्रतापगढ़ और अलवर। तो साथियों बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अलवर जो है आपका ऑप्शन डी एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। यह रहा साथियों न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में 14 अक्टूबर 2022 को शपथ ली थी? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की बात हो रही है साथियों, कौन से नंबर के रूप में? तो 40वें नंबर के रूप में शपथ ली थी। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों पूरी आंसर की जो है आपको यहाँ पर लास्ट में PDF मिल जाएगी। PDF का जो लिंक है साथियों आपको टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी देख लो, पूरी विच व्याख्या के साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। बिल्कुल पूरी विच व्याख्या के साथ आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल सभी साथी ध्यान दें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत हमारे इस चैनल पर। तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक बटन पहले दबाना है, लाइक करना ही करना है साथियों, और शेयर करो तो आपकी इच्छा है शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि ये मेहनत जो है साथियों केवल आपके लिए की जा रही है। बिल्कुल ये मेहनत जो है केवल आपके लिए की जा रही है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा साथियों, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा जो उपलब्ध करवाई जा रही है। और मैं आपको 100% साथियों विश्वास दिला सकता हूँ कि जब भी जिस भी दिन आपका पेपर होगा CET
10+2 का। बिल्कुल 10+2 के लिए साथियों आप डायरेक्ट ध्यान रखना साथियों, बिना ऑप्शन चेंज के यहाँ से प्रश्न जो है आप देखने वाले हो, बिना ऑप्शन चेंज के प्रश्न जो है आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। मैं नो डाउट, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों। बिल्कुल आप विशेष रूप से बस एक बात, एक गुजारिश आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों, और सेशन को क्या कर देवें, लाइक कर देवें। बाकी एक शानदार सा कमेंट कि ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके लिए आप लास्ट में एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन जब नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप कमेंट देवें, और इसमें आपको क्या इंप्रूवमेंट करवाना है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देवे और अवगत करवा देवे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी साथियों नेक्स्ट पेपर में, मॉडल पेपर नंबर 4 में अपन कल मुलाकात करेंगे, और कल फिर से अपन चौथे मॉडल पेपर में आप सभी के साथ रूबरू होने वाले। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।